क्वेश्चन नंबर 71 है, इज द स्मॉलेस्ट नंबर सच दैट बोथ 1452 इंटू ए एंड 1452 डिवाइड बाई ए आर कंप्लीट स्क्वायर नंबर ए इज इक्वल टू। देखो 1452 में हम किसी भी संख्या का डिवाइड कर रहे हैं और 1452 में ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक संख्या का, तो ये बोल रहा है कि फाइनली क्या मिल रहा है हमें, परफेक्ट स्क्वायर मिल रहा है, मतलब पूर्ण वर्ग मिल रहा है। तो हमें ए की वैल्यू बतानी है। या तो एक तरीका ये है कि सभी नंबर का आप गुणा भाग करके देखो और फिर उसके बाद देखो कि परफेक्ट स्क्वायर किस नंबर के थ्रू बन रहा है। या फिर दूसरा सबसे सिंपल तरीका ये है कि 1452 को आप फैक्टराइज कर लो। जैसे 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 2 सत्ते 14 और 26। फिर 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 3 दूनी 6, 363। तो कितना हो जाएगा, 3 गुणा 11 गुणा 11। अब यहाँ पर आप पेयर बनाओगे तो 11 11 2 2, या तो आप 3 को हटा दो, नहीं तो एक 3 और लगा दो, तो क्या बन जाएगा, ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो सिंपल सा जो ए होगा उसका मान क्या होगा, यहाँ पर 3 होगा। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है, इफ 0.014 इंटू 0.14 पी, और ये आपको दे रखा है, देन द वैल्यू ऑफ पी बाई क्यू। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन दिखने में थोड़ा सा हार्ड लग रहा होगा, बाकी कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। यहाँ पर इसको अगर लिखेंगे तो 0.014 इंटू 0.14 का अंडर रूट, और इसको मैं अलग से लिख देता हूँ तो क्या लिखूंगा, रूट पी इक्वल टू 0.014 इंटू 0.14 और अंडर रूट में क्या लिखा हुआ है, क्यू। अब ध्यान से देखो, इस क्यू को हटाकर अगर मैं यहाँ लिख दूँ तो कोई परेशानी होगी, नहीं होगी। अगर इस पूरी संख्या को हटाकर यहाँ लिख दूँ तो कोई परेशानी होगी, नहीं होगी। अब एक चीज और देखो कि ऊपर और नीचे वाली संख्या में सिर्फ किसका अंतर है, रूट का अंतर है। यानी ऊपर x लिखा है तो नीचे रूट x लिखा है, और जब हम इसको काटते हैं तो ऊपर क्या बच जाएगा, रूट x बच जाएगा। अब ध्यान से सुनना है आपको, रूट x मतलब कि ऊपर जो भी संख्या लिखी हुई है उसके अंदर क्या, ओनली रूट। बात क्लियर है। जब ये सॉल्व हो गया तो आपको निकालना क्या है, p बाई क्यू। तो दोनों तरफ क्या ले लो, स्क्वायर ले लो। दोनों तरफ स्क्वायर लोगे तो क्या बच गया यहाँ पर, 0.014 इंटू 0.14, 14 14 कितना होता है, 196 हो गया। 1 2 3 4 5, 5 के बाद पॉइंट, 1 2 3 4 5, 5 के बाद पॉइंट। तो सिंपल इसका आंसर क्या आ गया, 0.00196, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है बात। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 73 है। क्वेश्चन नंबर 73 का कहना है, द वैल्यू ऑफ, ये आपको वैल्यू पूछिए, 49 का अंडर रूट कितना होता है, 7। 7 प्लस के 722 कितना होता है, 729, और जिसका क्यूब रूट कितना होता है तो वो होता है 9। बात क्लियर है। 9 प्लस के 16 कितना होता है, 25। तो 25 का अंडर रूट कितना होगा, 5। 5 और 9 कितना होता है, 64। तो यहाँ से 64 का क्यूब रूट कितना होगा, 4। 4 और 21 कितना, 25। 25 का अंडर रूट कितना होगा, 5। अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन 74 है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 36.343 ऊपर बार डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू क्या होगा। देखो ओनली 43 के ऊपर बार लग रहा है, तो कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश ही नहीं है कि 3 के ऊपर भी है क्या। 3 के ऊपर नहीं है, होता तो इसे आधा जरूर नहीं होता। ये 43 के ऊपर है। अब हमें करना क्या है, 36, इसको अच्छे से देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है 36 प्लस के 0.343 बार, लिख सकता हूँ इसको बिल्कुल इस तरह से। हमें क्या करना है, इसमें डिवाइड करना है 7 का। तो स्मार्ट तरीका ये है, पहले इसको सॉल्व कर लो। तो मैंने आपको बताया था, जब पुराने साल का पेपर सॉल्व कराया था, अभी भी वहीं आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, उसको अच्छे से देखना। इसको कैसे लिखोगे, पूरी संख्या को लिख लो, माइनस के जो नॉन बार की संख्या है वो अपॉन में कितनी संख्याओं के ऊपर बार है, 2 के ऊपर है तो 2 बार 9, और एक संख्या के ऊपर बार नहीं है, इसका मतलब एक बार 0। सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 340, यानी कि 0 से कट गई 0, तो कुल मिलाकर कितना है, 34/99 आ गया। अब आपको करना क्या है, 36 प्लस के 34/99 डिवाइड बाई 7 होना है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा, ये 36 गुणा 99 प्लस के 34 और बटा 99। सॉल्व करेंगे इसको, देखो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं 34 प्लस के 2। तो 34 गुणा 99 प्लस के 34 मतलब कि 3400, प्लस के 99 इंटू 2 यानी कितना 198 अपॉन में 7 इंटू 99। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 3598 अपॉन में कितना 7 इंटू 99। सॉल्व कर लो, डिवाइड कर दो, 7 5 35, 14 7 98 यानी कि 514। और सॉल्व करोगे तो 514 में 99 का डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 बार जाएगा, प्लस के कितने बचेंगे, 19 बचेंगे बटा 99। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 5 प्लस के 0.919 और उसके ऊपर कंप्लीटली क्या बार। मैंने आपको बताया था कंप्लीट बार होगा तो 2 बार 99, 2 बार 9 आएगा। तो ये कितना हो जाएगा, आंसर इसका 5.19 बार इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका परफेक्ट आंसर होगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन नंबर ये है 75 है मे बी।
ए सर्टेन सम ऑफ मनी ट्रेवल इन 6 ईयर बाई सम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इन हाउ मेनी ईयर इट विल बी 5 टाइम्स। यानी पहले कोई मनी है और वो 6 साल में कैसी हो गई, 6 साल में जो है वो तिगनी हो गई। इसके बाद इसने बोला कि कितने सालों में 5 गुना हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सबको पता है PRT अपॉन 100 कितना होता है, हमेशा ऐसा ही होता है, यानी सिंपल इंटरेस्ट होता है। अब इसने बोला तिगनी हो गई, मतलब ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, ये SI है, यानी सिंपल इंटरेस्ट है। आपने 100 रुपये लगाए और वो अमाउंट कितना हो गया, तिगना हो गया। इसका मतलब ब्याज कितनी मिली, 200 मिली। तो यहाँ से P की वैल्यू हो गई 100, SI कितना हो गया, तो SI हो गया 200। R आपको दे नहीं रखा, T आपको कितना दे रखा है, 6 साल दे रखा है, तो ये हो गया 6। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, R इक्वल टू 100/3 आ जाएगा। 200/6 मतलब कि 100/3%। इतना क्लियर हो गया। अब इसने बोला अगले जो है कितने सालों में 5 गुना हो जाएगा। वापस से PRT अपॉन 100 लगा दो, इक्वल टू क्या, SI। अब वापस से देखो, अगर 100 रुपये आपने लगाए तो वो कितने हो चुके हैं, 500 रुपये हो चुके हैं। इसका मतलब ब्याज कितनी मिली है, 400 रुपये ब्याज मिली है। तो लिख दो बस 400 रुपये यहाँ पर हो गए। और P कितना हो गया, P हो गया 100 रुपये, 100 से 100 कट गया। R की वैल्यू कितनी है, R की वैल्यू है 100/3 और T आपको पूछा है। तो यहाँ पर 100 से काटोगे 100, 0 0 और T की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 3 12, यानी 12 साल लगेंगे पैसे को 5 गुना होने में। ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 है, विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर ए ट्रेन रीचेस इट्स डेस्टिनेशन इन टाइम। इफ इट गोज विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर इट इज लेट बाय 30 मिनट टू रीच द डेस्टिनेशन। व्हाट इज द लेंथ ऑफ टोटल जर्नी। देखो ये कह रहा है कि एक ट्रेन है जो क्या 50 किलोमीटर पर आवर से जाती है तो राइट टाइम पहुंचती है, लेकिन स्पीड कम हो गई किसी कारणवश, तो डेफिनेटली लेट होनी है। तो वो ये पूछ रहा है कि जो यात्रा की लंबाई है वो क्या है। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है, हमने ये पढ़ा है। और डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड कितनी है 50 की, टाइम हमें पता नहीं है, तो 15 × T। दूसरे के केस में देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, 40 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है और टाइम में क्या होगा, 30 मिनट की देरी होगी, मतलब टाइम बढ़ गया है। यानी टाइम पहले कितना लगता था, 4 घंटे लगते थे, लेकिन अब जी कितने लग रहे हैं, 4.5 घंटे लग रहे हैं। यानी कुल मिलाकर T प्लस के 1/2 टाइम लग रहा है। अगर दोनों मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी क्या आएगा, D के बराबर आएगा। बस इन दोनों को बराबर कर दो, इन दोनों को बराबर करोगे तो क्या हो जाएगा, 50T इक्वल टू 40T माइनस के कितना 20, यानी T की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। यहाँ से नहीं, 10T इक्वल टू 20 आया तो T इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया। 2 किस में, हार में, क्योंकि कंप्लीटली हार में चल रहा है। 30 मिनट को भी हमने 1/2 लिखा है। ये बात समझ में आ गई। जब T 2 आ गया, 50 से गुणा करोगे, डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 100 किलोमीटर पर हार आ जाएगी। बात क्लियर है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, परफेक्टली 100 किलोमीटर। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है। क्वेश्चन नंबर 77 का क्या कहना है कि इन 30 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 7:3। व्हाट वुड बी द क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी एडेड इन द मिक्सचर इन ऑर्डर टू मेक दिस रेशियो 3:7। ये कहना चाह रहा है कि दूध और पानी का मिक्सचर है जो कि कितना है, 30 लीटर है, और उस मिक्सचर में मिल्क एंड वाटर जो है वो कितना है, 7:3 है। ध्यान से सुनना है, 7:3 में है। यानी कि अगर 10 लीटर मिक्सचर है हमारे पास, दूध है, तो उसमें जो है 7 लीटर प्योर दूध होगा, 3 लीटर पानी होगा। अगर ये चीज़ हम 30 लीटर के लिए देख रहे हैं तो उस केस में क्या होगा, ये 10 की वैल्यू 30 है, 10 की वैल्यू है 30, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। जब 1 की वैल्यू 3 होगी तो 7 की वैल्यू कितनी होगी, 21 होगी, और 3 की वैल्यू कितनी होगी, 9 होगी। बात क्लियर है ना। तो इसका मतलब मिल्क कितना, 21 लीटर, और प्योर वाटर कितना है, वो है 9 लीटर। हमें क्या करना है, हमें आगे जाके वाटर ऐड करना है। तो हम बात करें दूध अपॉन पानी की, तो दूध अपॉन पानी का वो रेशियो कह रहा है 3:7 आना चाहिए। वो यही कहना चाह रहा है ना कि इतना कितना पानी मिलाएं कि जो रेशियो है वो 7:3 से बदलकर 3:7 हो जाए। क्या मिला रहे हो आप, पानी मिला रहे हो, तो किस में मिला रहे हो, पानी में ही मिलाओगे। 9 + के x, यानी कि दूध अपॉन पानी का जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा, 3:7 हो जाएगा। बस सॉल्व कर लो, 3 से कट गया कितनी बार, 7 बार, 7 7 49 माइनस के 9, यानी कि x कितना आ जाएगा, 40 लीटर। इसका राइट आंसर होगा 40 लीटर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 78 है। इसका कहना क्या है, ये कह रहा है कि स्टूडेंट डिवाइड ए नंबर बाई 2/3 इंस्टीड ऑफ मल्टीप्लाइंग इट्स बाई 2/3, हाउ मच % एरर इज इन द कैलकुलेशन। एक विद्यार्थी है जिसने क्या किया कि 2/3 से उस संख्या को गुणा करने की जगह 2/3 से भाग दे दिया। तो ऐसी संख्या मान लो जिस संख्या में 2 और 3 का दोनों का डिवाइड जा सके, तो इस क्वेश्चन को करना बहुत ही आसान हो जाएगा। आप ऐसे कोई भी संख्या मान सकते हो, लेकिन अगर वो संख्या मानोगे जिसमें 2 या 3 का डिवाइड चला जाए तो वो क्वेश्चन ही बहुत ईजी हो जाता है। जैसे कि मैं मान लेता हूँ 30 से कम ऐसी कोई संख्या है नहीं जिसमें 2 या 3 का डिवाइड चला जाए। बाकी 6 है, आप 6 भी मान सकते हो, मैं 6 मान लेता हूँ।
अब देखो 6 में 2/3 का गुणा किया तो 2/3 का गुणा करने पर कितना आया, 3 दूनी 6 यानी 2 दूनी 4, यानी फाइनल आंसर 4 आना चाहिए था। लेकिन क्या किया उसने, 6 में 2/3 का डिवाइड कर दिया। अब इसको सॉल्व करूंगा तो 6 गुणा ये कितना हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा 2, 3/2 और 2 से कितनी बार कट गया, 3, 3 3 9, यानी कि आंसर आया कितना 9, चाहिए कितना था 4, तो एरर कितनी होगी 9/4/4, 9 माइनस के 4/4 तो कितना ये हो गया 5/4। तो कुल मिला के सॉल्व करोगे परसेंटेज की टर्म में तो गुणा 100 लगा लो, मतलब कितना 125%। इतना सिंपल क्वेश्चन था। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 79 है। क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है कि ड्यूरिंग 1 ईयर द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इंक्रीज बाई 5% एंड ड्यूरिंग नेक्स्ट ईयर इट डिक्रीज बाई 5%। इफ एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर द पॉपुलेशन इज 7980 देन द पॉपुलेशन एट द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट ईयर। यानी क्या कह रहा है कि गांव है जिसमें स्टार्टिंग में कोई जनसंख्या थी, अगली साल के एंड में क्या हो गया 5% बढ़ गई, उसके बाद अगली साल के एंड में क्या हुआ वो 5% घट गई। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बोला गया है कि प्रारंभ में जो जनसंख्या थी वो कितनी थी अगर एंड में इतनी है तो यहाँ पर देखो बात कि ये मान लो आप ये प्रारंभ की थी, उसके बाद फर्स्ट ईयर के एंड पर और सेकंड ईयर के एंड पर अगर आपको कैलकुलेशन से बचना है तो फर्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में जो थी वो थी यानी इनिशियल रेट से वो थी 100, लेकिन फर्स्ट ईयर के एंड तक आते आते बढ़ गई कितनी, वो हो गई 105, क्योंकि किसने बोला है 5% की क्या हो रही है, इंक्रीज हो रहा है, वृद्धि हो रही है। इसके बाद आप ये मान लो फर्स्ट ईयर के एंड में 100 थी और सेकंड ईयर के एंड में आते आते वो 5% की क्या हो गई, इसमें कमी हो गई, तो कितनी होगी 95 हो गई। बात क्लियर है। मैं ये क्वेश्चन ऑलरेडी वैसे कई बार करा चुका हूँ। यहाँ पास का नंबर है, इसको लिख दो 105, यहाँ पास का नंबर कितना है वो है 100, तो ये लिख दिया हमने। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 105। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। हमें क्या चाहिए, हमें दे रखा है इसने दूसरे वर्ष के अंत में, मतलब कि ये दे रखा है, और हमसे पूछा क्या है, हमसे इनिशियल पूछा है, तो हमें इन दोनों से मतलब है। तो 100 गुणा 100 और ये कितना है 105 गुणा 95। सॉल्व करोगे तो कितना हो गया 20 गुणा 20 और ये कितना हो गया 21 गुणा 90। बात क्लियर है। इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो गया 400, 20 20 कितना हो गया 400, और ये मैंने क्या किया था 5 5 से डिवाइड कर दिया, 5 से 20 5 से 20 5 से 21 5 से 19, यानी 25 से मैंने दोनों का डिवाइड कर दिया। अब 21 गुणा 19 करोगे तो 400 माइनस के 1 यानी कितना हो जाएगा 399, 399। अब यहाँ पर आपको दिया है 399 की वैल्यू कितनी 7980 दी है, तो आपसे क्या पूछा है 400 की वैल्यू पूछी है, तो सीधी सी बात है, पहली बात तो ये ज़्यादा आएगी। अब आप अगर 399 का डिवाइड कर लेते हो तो जो संख्या आएगी उसको बस आपको 7980 में जोड़ना है। 399 में अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 798 आता है और 0 लगा हुआ है, इसका मतलब ये किस में गुणा हो रहा है 20 का गुणा हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखो कितने का अंतर है, 1 का अंतर है, और यहाँ पर डिवाइड करने पर 1 की वैल्यू कितनी आई 20 आई, इसका मतलब इस 1 की वैल्यू कितनी है 20 है। तो आप क्या करो 20 को ऐड कर दो, तो चाहो तो आप ये कर दो 20 को ऐड करके कितना करोगे इसको 8000 कर दो, या फिर क्या करो 399 की वैल्यू आपको 7980 दे रखी है, 400 की वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा वो सीधा सीधा 8000 आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, जो प्रथम वर्ष के प्रारंभ में जो जनसंख्या है वो कितनी होगी 8000 होगी। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल आर चेंज बाई +3% एंड -20%। प्लस का मतलब ये बढ़ाई जा रही है, माइनस का मतलब घटाई जा रही है रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज द परसेंट चेंज इन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के एरिया में क्या फर्क पड़ेगा, तो लंबाई और होता है चौड़ाई, यही तो होता है एरिया। एरिया क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अब मैं ये मान लेता हूँ कि लंबाई कितनी थी 100 थी, चौड़ाई भी मान लेता हूँ 100 थी। अब यहाँ पर लंबाई बढ़कर कितनी हो गई 130 हो गई, और चौड़ाई जो है वो घटकर कितनी हो गई 80, 20 घटेगी तो कितनी हो जाएगी 80 हो जाएगी। अब इसका एरिया देखोगे प्रारंभ में तो वो हो जाएगा 10,000, लेकिन दोबारा में देखोगे तो ये कितना 0 0 8 24 4, ये कितना 8 1 8 और कितना हो जाएगा 8 और 2 10, 13 8 104। तो पहले कितना था 10,000 था, अभी कितना है 10,400 है। कितना बढ़ गया 400। किस पर देखोगे 10,000 पर परसेंट लगाने के लिए किसका गुणा कर दोगे 100 का। तो यहाँ पर कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा 4%। 4% क्या बढ़ना या घटना। यहाँ पर आप क्या देख रहे हो 10,000 से कितनी हो गई 10,400, यानी कि बढ़ गया। तो सीधा सीधा इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। बात क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन है, कर पाए होंगे डेफिनेटली। साथियों, राजस्थान में संगणक का पेपर हुआ है रिसेंटली, उसके अंदर जो कंप्यूटर के क्वेश्चंस पूछे गए थे, आज के इस लेक्चर में अपन उसका डिटेल्ड सॉल्यूशन करने वाले हैं।
नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 20 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसके अंदर क्या लेवल रहा और किस तरीके से आगामी परीक्षाएं अगर आपकी कोई है तो उसके अंदर क्या आपकी तैयारी रहनी चाहिए, किस किस टॉपिक पर आपको विशेष ध्यान आपको देना चाहिए, तो उसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। जो क्वेश्चन हमने टाइप करवाए हैं वो इंग्लिश के अंदर करवाए हैं, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। जो हिंदी माध्यम के छात्र हैं उनको भी मैं यहाँ पर बोल के बताऊंगा और अच्छी तरीके से समझा के बताऊंगा। आप इस चीज़ों से डरिए ना, हिंदी और इंग्लिश कोई मैटर नहीं करता है इन द सेंस ऑफ कंप्यूटर साइंस। अगर कंप्यूटर है तो इंग्लिश के माध्यम से आप उसको बेटर ढंग से समझ पाएंगे। CTRL जो लिखा है ये कंट्रोल होता है। अब आप इसको हिंदी के अंदर कंट्रोल को किस तरीके से लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे, ये ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ नहीं आता है। आप ऑप्शन में कंट्रोल का CTRL ही होगा, तो इसलिए वो चीज़ें बताना मैं आपको पहले ज़रूरी समझता हूँ। आइए अब अपन यहाँ पर एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं और एक स्टूडेंट के नज़रिए से भी क्या चीज़ें यहाँ पर आपको करेक्ट करनी चाहिए थी। और कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे हैं कि आप उसमें इजीली तुक्का भी लगा सकते थे, तो थोड़ा सा कैलकुलेटेड रिस्क किस अनुरूप आप ले सकते थे उसकी भी जानकारी मैं यहाँ पर दूंगा। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट इज यूज टू ग्रुप द सेलेक्टेड शेप्स टुगेदर इन MS PowerPoint 2007 स्लाइड्स। तो 2007 का जो वर्जन है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का, उसके अंदर सेलेक्टेड शेप्स को एक साथ ग्रुप में रखने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ में ली जाती है। तो यहाँ पर देखिए सेलेक्टेड शेप्स का मतलब है आपने मान लीजिए दो शेप यहाँ पर ली है, एक यहाँ पर स्क्वायर लिया है और एक ट्राइंगल लिया है। पावर पॉइंट के अंदर 2007 वाला वर्जन अपन यूज़ में ले रहे हैं। यहाँ पर एक स्लाइड को यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है कंट्रोल से, फिर दूसरी स्लाइड पे गए उसको भी कंट्रोल से सेलेक्ट कर लिया है। दोनों स्लाइड सेलेक्ट तो हो गई है अलग अलग, बट इसको ग्रुप में करने के लिए आप कौन सा शॉर्टकट यूज़ में लेंगे। तो ग्रुप में करने के लिए हम शॉर्टकट लेते हैं Ctrl+G। अब इस ग्रुप को अनग्रुप करने के लिए हम शॉर्टकट लेते हैं Ctrl+Shift+G। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका इस क्वेश्चन के अंदर तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी, बट यहाँ पर अनग्रुप करने के लिए भी Ctrl+Shift+G यूज़ में लिया जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर इसका होगा Ctrl+G। Ctrl+U जो है अंडरलाइन के लिए यूज़ में लिया जाता है, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए हम क्यों करते हैं इसको Ctrl+G ग्रुपिंग क्यों करते हैं। मान लीजिए दो हमने ऑब्जेक्ट लिया है या दो कोई अवयव अपन कह सकते हैं, मान लीजिए एक बॉक्स है या कुछ ट्राइंगल है, हम इसको यहाँ से मूव कराना चाहते हैं, यहाँ पर लेके आना चाहते हैं। एक तो ऑप्शन है कि इसको सेलेक्ट करो, सेलेक्ट करके लेफ़्ट एरो से अपन कीबोर्ड से प्रेस करके ले सकते हैं या फिर ड्रैग करके ले सकते हैं। ड्रैग जो वर्ड है मतलब इसको घसीट के लेके आ सकते हैं इधर, बाकी एक बार इधर इसको ले आए फिर दूसरे को ले आए, तो यहाँ पर टाइम जो है वो बच जाएगा। टाइम जो है आपका यहाँ पर ज़्यादा कंज्यूम होगा, मैं कहने का मतलब टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इसको करने की वजह से हम क्या करेंगे, उन सभी सेलेक्टेड आइटम्स को ग्रुप में बना लेंगे और एक बार में उसको यहाँ पर मूव करा लेंगे, या जो भी ऑपरेशन अपन को कराने या डिलीट करने किसी चीज़ को तो वो भी अपन कर सकते हैं। तो इस सुविधा के लिए इस ग्रुपिंग का यूज़ में लिया जाता है। तो उद्देश्य भी बता दिया, बाकी इसका क्वेश्चन का आंसर भी बता दिया। आपका उद्देश्य ये है कि आपका पेपर सेलेक्ट हुआ है, आप सिलेक्शन होंगे या नहीं होंगे उसको चेक करने के लिए। तो ठीक है, अपन ने यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेटेड रिस्क किस अनुरूप ले सकते थे, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। Ctrl+U आप अंडरलाइन के लिए यूज़ में लिया जा सकता था, ठीक है, तो ये आपको पहले ही बताया तो इसलिए नहीं होगा। नन ऑफ द अबोव यहाँ पर आप इसको एक टाइम के लिए छोड़ सकते थे, क्योंकि ग्रुप से आप ग्रुप का पहला वर्ड होता है G, तो इन दोनों में से कुछ एक लगा के आना चाहिए था। तो जिन्होंने Ctrl+G लगाया है उनका करेक्ट आंसर होगा। दो तो अपन ऑटोमेटिकली देख के ही यहाँ पर डिलीट कर सकते थे। तो Ctrl+G ग्रुपिंग के लिए, अनग्रुप के लिए Ctrl+Shift+G। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू रिड्यूस द फॉन्ट साइज। फॉन्ट का मतलब क्या होता है, हम किसी भी टेक्स्ट को जब लिखते हैं तो टेक्स्ट किस तरीके से दिखेगा उसको देखने के लिए हमारे पास में फॉन्ट जो होता है वो एक अवयव होता है। फॉन्ट के आधार पर हम किसी भी टेक्स्ट को किस अनुरूप दिखेगा वो निर्धारित करते हैं। अब उसकी साइज जो होती है उसको छोटा या बड़ा करने के लिए हम यूज़ में लेते हैं कुछ शॉर्टकट कीज़। अगर उसे छोटा करना होगा तो एक शॉर्टकट की है Ctrl+, जो बड़ा वाला ब्रैकेट होता है उसका लेफ़्ट वाला पोर्शन, ठीक है, एक इससे लेफ़्ट में होगा छोटा, और अगर इसी को हम राइट वाले को यूज़ में ले रहे हैं तो उससे बड़ा हो जाती है, फॉन्ट की साइज़ बढ़ जाएगी, ठीक है, कुछ पॉइंट्स, ठीक है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर होगा Ctrl+Shift+ स्मॉल, अपन कहें लेस देन का सिंबल, तो इससे भी जो है वो फॉन्ट की साइज़ कम होती है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, बोथ बी एंड सी। तो जिन्होंने ये किया है डी ऑप्शन वो करेक्ट आंसर इसका
हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है, अब ये जो चीज़ें हैं आपको एग्जामिनर ने चाहा कि आपको शॉर्टकट की दूसरा सी वाला पता है या नहीं, इसलिए आपको यहाँ पर पूछा गया था। ठीक है, ये तो जनरली याद में रखते हैं बट इसमें कन्फ्यूजन हो सकती थी, इसलिए ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ये एक फेमस क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साइज ऑफ IPv4 एड्रेस। तो अक्सर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, छोटी एग्जाम हो या बड़ी हो, कोई कंप्यूटर साइंस की एग्जाम हो या फिर पटवारी हो, इंफॉर्मेटिक्स असिस्टेंट हो राजस्थान में, या फिर किसी भी एग्जाम में। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, आजकल पूछा गया है, एग्जामिनर का फेवरेट भी रहता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 का पूछ लेगा या फिर वर्जन 6 का पूछ लेगा। एड्रेस की साइज पूछ लेते हैं आपसे, तो 32 बिट इसका होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 का, और 128 बिट्स होता है वर्जन 6 का। तो IPv6 128 बिट्स और 32 बिट्स जो होता है वो वर्जन 4 का होगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है द फर्स्ट इंट्रोड्यूस वेब ब्राउज़र इज़। वेब ब्राउज़र क्या होता है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। एक ऐसा सॉफ्टवेयर, मैंने बोला सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर दो तरीके के होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। जो सिस्टम को चलाने के लिए आवश्यक होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अपनी रिक्वायरमेंट या अपनी आवश्यकता के अनुसार इसको बनाया गया होता है। तो हमारी यहाँ वेब ब्राउज़र से क्या आवश्यकता है कि हम वेब पेज या फिर वेबसाइट को हम एक्सेस कर पाएँ, उसको देख पाएँ, तो उसके लिए हमें एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना देते हैं, उसको वेब ब्राउज़र बोलते हैं। इनमें से कौन सा पहला है, तो मोज़ेक इसका करेक्ट आंसर होगा। गूगल क्रोम जो है वो गूगल का प्रोडक्ट है। नेटस्केप जो है एक नेटस्केप नेविगेटर के नाम से आता है। इंटरनेट जो है माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, जो कि इंटरनेट एक्सप्लोरर के नाम से है, डिसकंटिन्यूड हो गया, मतलब अभी यहाँ पर इसको बंद कर दिया गया है। ठीक है, इसके आधार पर इसके जो नया इंटरनेट एक्सप्लोरर की जगह लेगा माइक्रोसॉफ्ट एज की फुल फॉर्म EDGE होगी, और ये 2022 से यहाँ पर काम में लिया जाएगा। नेटस्केप या इंटरनेट एक्सप्लोरर को 15 जून कहें, वो यहाँ पर डिसकंटिन्यूड हो जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, ये भी क्वेश्चन जो है आपसे अक्सर पूछा जा सकता है, जाता भी है, तो इसके अनुरूप थोड़ी सी चीज़ें जान लेते हैं। सबसे पहले मोज़ेक का आप इंटरफेस देखिए। पहले की वेबसाइट जो होती है थोड़ी डल होती थी, यहाँ टेक्स्ट वगैरह ही, लिंक वगैरह ही डाल दिए जाते थे, बट पहला है यहाँ पर HTML पेज होता है, वो किसी भी वेब पेज का एक्सटेंशन होता है। मतलब HTML के आधार पर उसको निर्धारित किया जाएगा कि ये वेबसाइट का पेज है, तो एक्सटेंशन क्या होगा, .html। ठीक है, मोज़ेक 1993 में बना था। ये पहला वेब ब्राउज़र था जिसको डेवलप किया गया था नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस के द्वारा। तो इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। नेटस्केप की बात करें तो इसको दूसरे नाम से जो जाना जाता है वो नेटस्केप नेविगेटर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके अंदर एक फीचर था भाई, कुछ कमियां थी मोज़ेक के अंदर कि भाई जब इसमें लोडिंग होती थी, डेटा जब लोड किया जा रहा है तो कुछ समय के लिए ब्लिंक हो जाता था, कनेक्शन जो है जो दिखने के रूप में ब्लिंक हो जाता था, ब्लैंक आ जाता था। तो उसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर एक नेटस्केप नेविगेटर के अंदर कुछ फीचर्स डाले गए, और यहाँ पर साथ में फ्री ईमेल सपोर्ट की सर्विसेज प्रोवाइड की गई। तो 2000 कहें यहाँ पर नेटस्केप नेविगेटर मोज़ेक से जो है वो एडवांस वर्जन यहाँ पर होता है। नेक्स्ट अगर बात करें, इंटरनेट एक्सप्लोरर को माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया गया, ये थॉमसन रियरडॉन ने डेवलप किया गया था। इसको IE और MSIE के नाम से जाना जाता है। 15 जून 2022 के अंदर इसको डिसकंटिन्यूड ऑफिशियली कर दिया जाएगा। गूगल क्रोम जो है इसका आइकन ये आप देख सकते हैं, गूगल के द्वारा इसको डेवलप किया गया था 2008 के अंदर। ये क्रॉस प्लेटफॉर्म वेब ब्राउज़र है। देखिए जिस भी एग्ज़ाम, मतलब आप नेक्स्ट आपको जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसको मैं अलग से ही बता दूँ। क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब होता है ये इस वेब ब्राउज़र को आप एंड्रॉयड पर भी यूज़ कर सकते हैं, आप इस वेब ब्राउज़र को विंडोज़ के सिस्टम पे भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसको यहाँ पर क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर यहाँ पर काम में लिया जा सकता है। गूगल का प्रोडक्ट है क्रोम। तो इस तरीके से क्रॉस प्लेटफॉर्म वेब ब्राउज़र होता है जो कि 2008 में डेवलप किया गया। मोजिला फायरफॉक्स एक फ्री है और ओपन सोर्स वेब ब्राउज़र है। ओपन सोर्स का मतलब होता है इसका सोर्स कोड जो रहता है, जिसके अंदर कोडिंग की गई होगी, वो डेवलपर्स के द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। मतलब इसको डेवलप किया गया था मोजिला फाउंडेशन की कम्युनिटी के जो मेंबर्स थे उनके द्वारा। तो कम्युनिटी मेंबर्स ने इसके सोर्स कोड को अवेलेबल करा रखा है। ये फ्री में है, इसका कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लगता है। 2002 के अंदर बनाया गया था। इसका पहले नाम फिनोएक्स नाम से था।
तो मोजिला फायरफॉक्स एक अच्छा ऑप्शन है, आप इंटरनेट एक्सप्लोरर के जगह यहाँ पर ले सकते हैं, क्योंकि इंटरनेट एक्सप्लोरर अभी क्या हो गया है, डिसकंटिन्यूड हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओल्डेस्ट स्प्रेडशीट पैकेज इज। स्प्रेडशीट से आप क्या समझते हैं? देखिए, स्प्रेडशीट कोई भी अपन कैलकुलेशन करते हैं या फिर अपन कहें टेबल वगैरह बनाते हैं, टेबल बनाते हैं, कुछ टेबल इसलिए बनाई जाती है क्योंकि मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी हो, सैलरी वगैरह डिसाइड करनी हो, तो हम एक यूज़ में लेते हैं सॉफ्टवेयर एक्सेल। ठीक है, तो ये पूछना चाहता है द ओल्डेस्ट स्प्रेडशीट पैकेज इज़, तो यहाँ पर होता है विसिकैल्स। तो विसिकैल्स नाम से यहाँ पर ऑप्शन डी है और ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। इसका इंटरफेस देख लेते हैं, थोड़ा बहुत आपको पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन मैं दिखा दूं तो इस तरीके से दिखता है। आप एक्सेल में देखेंगे यहाँ पर रो एंड कॉलम रहती है, ये 1 2 3 4 5 6, ये इनको टुपल्स भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये रो रहती है और ऊपर से आप देखें तो ये कॉलम रहता है। इन सबको रिप्रेजेंट करने के लिए जो पहला, अगर मान लीजिए यहाँ पर कर्सर रहता है तो इसको अपन एक्टिव सेल बोलते हैं। तो इस तरीके से जो दिखने वाला पहला प्रोग्राम था स्प्रेडशीट, उसको विसिकैल्स यहाँ पर कहेंगे, और इसको 1979 के द्वारा डेवलप किया गया, रिलीज़ किया गया कहने का मतलब, और एप्पल के अंदर ये काम में लिया जाता था। ठीक है, जिस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट का पैकेज है MS एक्सेल, उसी तरीके से विसिकैल्स जो है यहाँ पर एप्पल के द्वारा यूज़ में लिया जाता था। तो ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफ़ॉल्ट फॉन्ट फॉर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019। तो आपने देखा है 2019 पर फोकस किया गया है, तो आने वाली एग्जाम्स के लिए आप एक्सेल, पावर पॉइंट और वर्ड तीनों 2019 के अंदर जो चेंजेस हुए हैं उनके बारे में जानकारी रखिएगा, ये आपकी एक सलाह है। ठीक है, इसमें से फ़ॉन्ट साइज़ पूछा है, डिफ़ॉल्ट कौन सी है? डिफ़ॉल्ट का मतलब है जब आप कोई सिस्टम सबसे पहले यूज़ में लेते हैं तो जब उसकी प्रोग्रामिंग करी गई थी तो उसके अनुरूप क्या चीज़ें फिक्स कर दी गई थी डेवलपर के द्वारा। तो एक्सेल के अंदर 2019 के वर्जन के अंदर फ़ॉन्ट के अगर बात करें तो फ़ॉन्ट जो फिक्स करके दिया था कि हम कौन सा फ़ॉन्ट जो है डिफ़ॉल्ट बनाएंगे, तो कैलिबरी और उसकी साइज़ जो थी वो 11, तो 11 पॉइंट कैलिबरी के अंदर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। 2007 से पहले जो फ़ॉन्ट यूज़ में लिए जाते थे वो टाइम्स न्यू रोमन 11 पॉइंट लिए जाते थे बाय डिफ़ॉल्ट। अब 2019 की बात करें तो इसमें कैलिबरी 11 पॉइंट हो गए, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ कमांड्स ओनली वन डायलॉग बॉक्स अपीयर्स। तो आप यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कौन से कमांड्स के लिए एक ही डायलॉग बॉक्स दिखाई देता है। तो यहाँ पर देखेंगे, जब आपने देखा कि यहाँ पर गो टू है और फाइंड है, तो गो टू और फाइंड दो तो नहीं आते हैं। जब अपन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यूज़ लेते हैं तो 3 चीज़ें दिखती हैं वहाँ पर, तो गो टू, फाइंड और रिप्लेस ये हो सकती है, या फिर आपको यहाँ पर गो टू, क्लियर और यहाँ पर फाइंड, 3 यहाँ ऑप्शन हो सकते हैं। तो देखिए, इसमें जो कन्फ्यूज़न हो सकती है वो पहला है गो टू, रिप्लेस और फाइंड, और क्लियर, गो टू, रिप्लेस, तो तीनों में ऑप्शन में कन्फ्यूज़न हो सकती है। इसका करेक्ट आंसर होगा गो टू, रिप्लेस और फाइंड। किस तरीके से दिखता है डायलॉग बॉक्स मैं आपको बता दूं। जब आप यहाँ पर एडिटिंग वाले सेक्शन पे जाएंगे, इनमें से कुछ भी आप ओपन कीजिए, रिप्लेस ओपन कीजिए या फाइंड ओपन कीजिए, आपको इस तरीके का डायलॉग बॉक्स ओपन होके दिखेगा। अब यहाँ पर 3 कमांड है, फाइंड, रिप्लेस एंड गो टू, तो तीनों किस में आ रही है? रिप्लेस, गो टू एंड फाइंड, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डायलॉग बॉक्स ये होता है। कभी कभी आपसे पूछ लेता है, देखो एक वर्ड अपन यूज़ में लेते हैं कंप्यूटर में, पॉपअप। पॉपअप का मतलब होता है हमने यहाँ पर कोई चीज़ें, जब अपन कोई वेबसाइट खोलते हैं तो अदर वेबसाइट्स में कुछ पॉपअप आ जाते हैं, निकल के आ जाते हैं, कोई एडवर्टीजमेंट पॉपअप आ जाता है। पॉपअप का मतलब है उभर के आना किसी चीज़ में, या वेब पेज के अंदर कुछ एक्शन होने के बाद में वो अलग से दिखाई देने लगता है, तो उसको अपन बोलते हैं पॉपअप। वो चीज़ भी आप ध्यान में रखिएगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का 2019 का वर्जन, कहने का मतलब देखिए यहाँ पर पूछा गया था आपसे, देखो 2019 एक्सेल के अंदर, तो एक्सेल के अंदर 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर हैज़ हाईएस्ट प्रेसिडेंस। प्रेसिडेंस क्या होता है? प्रेसिडेंस मतलब होता है प्राथमिकता, आप समझ सकते हैं आसानी से। ठीक है, प्राथमिकता, प्राथमिकता का मतलब है इनमें से कौन सी चीज़ पहले सॉल्व होगी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर। तो आप यहाँ देख सकते हैं परसेंट जो है वो पहले सॉल्व होती है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। जिस तरीके से C++, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसके अंदर भी प्रेसिडेंस होती है, प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी के रूल्स होते हैं। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग आप बात करें, ये भी एक तरीके का सॉफ्टवेयर ही है। कंप्यूटर किस आधार पर समझेगा कि हमें किस को सॉल्व करना है पहले, तो उसके लिए प्रेसिडेंस के कुछ रूल्स बनाए गए हैं। तो इसके अंदर पूछा गया है, जिस तरीके से मान लीजिए आप मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बोर्ड मास का रूल लगाते हैं, इसके आधार पर वो क्वेश्चन जो है करेक्टली सॉल्व हो पाता है। इसके लिए
हमारे कंप्यूटर साइंस के अंदर जो एप्लीकेशंस बनाए जाते हैं उसके अंदर एक प्रेसिडेंस नाम का कंसेप्ट होता है। इसके आधार पर हम निर्धारित करते हैं कि पहले आप इस चीज़ को सॉल्व करिएगा। तो एक्सेल के अंदर 2019 में क्या होता है, वो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। व्हाट इज द मैक्सिमम फॉन्ट साइज विच कैन बी अप्लाइड फॉर एनी कैरेक्टर। एक कैरेक्टर की बात करें तो कैरेक्टर को अगर मैक्सिमम फॉन्ट साइज जो दी जा सकती है वो 1638 दी जा सकती है। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। अब इसको आप यहाँ पर तुक्का भी लगा सकते थे। देखिए किसी भी फॉन्ट की बात करें तो इतनी बड़ी नहीं हो सकती है, ऑब्वियसली ये यहाँ पर गलत होगा, तो इसको अपन एक बार के लिए छोड़ते हैं। 1638 और 136 168 इन दोनों में कन्फ्यूजन हो सकती है, बट देखा जा सकता है 168 नॉर्मल फॉन्ट रहता है। इससे बड़ी स्क्रीन्स अगर अपन यूज़ में ले रहे हैं तो नॉर्मली अपन ले सकते हैं। 1638 का करेक्ट आंसर होगा। इसको तुक्के से भी आप सॉल्व किया जा सकता था, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग टैब इज यूज टू चेंज द कलर ऑफ डॉक्यूमेंट कंटेंट एरिया। किससे हम डॉक्यूमेंट कंटेंट एरिया के कलर को चेंज कर सकते हैं। कंटेंट की अगर बात करें तो जो लिखा गया है वो उसके अंदर उसको चेंज करना, उसके कलर कॉम्बिनेशन को चेंज करने के लिए हमें होम के अंदर वहाँ पर दिखाई जाते हैं टेक्स्ट, उसकी फॉन्ट साइज वगैरह हो गई। तो डॉक्यूमेंट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक वर्जन आता है 365 पैकेज है। जिस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 2007 उस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 भी एक वर्जन है। उसके अंदर कंटेंट एरिया के डॉक्यूमेंट का कलर चेंज करने के लिए होम के अंदर ऑप्शन दिया जाता है, होम टैब के अंदर। ये आपसे पूछा गया था। डिज़ाइन के अंदर मॉडिफिकेशंस करने, किसी डिज़ाइन के अंदर इंसर्ट अपन कर सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, फाइल को, ऑडियो फाइल को, इस तरीके से। फाइल्स के अंदर अपन सेव एज वगैरह करते हैं तो वो चीज़ें होती है। तो होम के अंदर यहाँ पर होगा उसके कंटेंट एरिया के डॉक्यूमेंट के कलर को चेंज करने के लिए, तो होम ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस इज कनेक्टेड टू कंफर्म द गिवन कंप्यूटर एग्जिस्ट इन कनेक्टेड टू नेटवर्क। एक नेटवर्क में क्या कोई जो कंप्यूटर है वो कनेक्टेड है या नहीं है, उसको चेक करने के लिए हमें कौन सी सर्विस दी जाती है, वो दी जाती है पिंग। पिंग से अपन कह सकते हैं, देखिए पहली बात तो ये पैकेट्स को ट्रैक करती है, मतलब पैकेट से रिलेटेड है, पैकेट ट्रांसफ़र हो रहे हैं या नहीं है, तो पिंग कमांड से वो पैकेट ट्रेस करके यहाँ पर सर्विसेज दी जाती है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इसको तुक्का लगाएं अगर बात करें तो दो एलिमिनेट करते हैं, सिंग और डिंग को अपन ने एलिमिनेट कर सकते हैं। जो जैसे टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं है, पैकेट वगैरह नहीं समझते हैं, वो रिंग को करके आ सकते थे, बट फिर भी अपन ने सिंग और डिंग तो एलिमिनेट कर ही दिया। ये कैलकुलेटेड रिस्क के आधार पर हो सकती थी और ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। जैसे मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया, इसको थोड़ी देर के लिए होल्ड पे रखिएगा, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल वे ऑफ डेटा एक्सचेंज। डेटा जब अपन एक्सचेंज करते हैं तो एक एंड से दूसरे एंड पर, एंड का मतलब है यहाँ पर एक सोर्स अपन मान लेते हैं, सोर्स का मतलब है जहाँ से डेटा ट्रांसफ़र होगा, और एक डेस्टिनेशन जिस पर डेटा ट्रांसफ़र होगा उसको अपन बोलते हैं डेस्टिनेशन। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर डेटा ट्रांसफ़र अपन कर रहे हैं तो इसके लिए हमें डेटा एक्सचेंज की सर्विस यूज़ में लेनी पड़ती है। डेटा एक्सचेंज हम तीन तरीके से कर सकते हैं, पहला है सिंप्लेक्स, दूसरा है हाफ डुप्लेक्स और तीसरा है फुल डुप्लेक्स। मल्टीप्लेक्स कुछ नहीं होता है इसके अंदर डेटा एक्सचेंज में, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर नोट दे रखा है। इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको 2 बार यहाँ पर नोट को पढ़ना चाहिए था और इसके बारे में पता होना चाहिए था, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन कर दूँ, क्योंकि ये आसान क्वेश्चन है और आपको कंसेप्ट अगर पता होगा तो वो चीज़ें आप इजीली कर पाएंगे। सिंप्लेक्स का मतलब होता है हमारे पास सोर्स और डेस्टिनेशन या फिर 2 पॉइंट है तो सही, बट हम कभी भी एक ही पॉइंट से जो है डेटा सेंड कर सकते हैं, कभी भी दूसरे पॉइंट से डेटा सेंड नहीं होगा। फॉर एग्जांपल जब अपन रेडियो पर ब्रॉडकास्ट करते हैं तो रेडियो पर से ही ब्रॉडकास्ट किए जाते हैं चैनल्स के थ्रू, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अपन जो रेडियो सुन रहे हैं उससे वापस उसको कम्युनिकेट किया जा सकता है। 1 वे ट्रांजेक्शन है, मतलब एक ही तरफ से ट्रांजेक्शन हो सकते हैं, उसको बोलते हैं सिंप्लेक्स। अब दूसरा आता है हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स का मतलब होता है यहाँ पर एक सोर्स है, दूसरा डेस्टिनेशन है, दोनों से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, पर एक टाइम पर एक ही काम करेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं अपन यहाँ पर हाफ डुप्लेक्स। जैसे पुलिस के अंदर आप यहाँ पर देखेंगे कि वायरलेस सिस्टम होता है, आप वहाँ से कम्युनिकेशन करते हैं, तो एक बार आप वहाँ पर उस बटन को प्रेस करते हैं, अपनी बात बोलते हैं,
फिर उसके बाद में वो बात अपनी दूसरे मैसेंजर के थ्रू जाती है, वो एक माध्यम है, वो उसको बोलते हैं हाफ डुप्लेक्स, और एक होता है फुल डुप्लेक्स। दोनों साइड से एक साथ में डेटा ट्रांसफ़र हो सकता है, उसको अपन बोलते हैं फुल डुप्लेक्स। तो 3 तरीके होते हैं, ये बात मैंने आपको बता दिया। अब डेटा ट्रांसफ़र हुआ है या नहीं हुआ है, अब इसको देखिए, जब अपन किसी नेटवर्क से कनेक्टेड होंगे तो यहाँ पर डेटा ट्रांसफ़र होना ना होना ये माध्यम हो रहा है किससे, इन सभी, ये सब कंप्यूटर कनेक्टेड हैं या नहीं है। ठीक है, अब इसको देखिए, ये कंप्यूटर कनेक्टेड है, ये फुल डुप्लेक्स मोड में मान लीजिए कनेक्टेड है या नहीं है। ठीक है, तो फुल डुप्लेक्स में कनेक्टेड है। अब यहाँ पर हम चाहते हैं कि कोई सिस्टम कनेक्टेड है या नहीं, उसको चेक करने के लिए पिंग कमांड यूज़ में ली जाती है। ठीक है, पी से आप समझ सकते हैं पैकेट, और पैकेट भेजकर हम किसी चीज़ को चेक कर सकते हैं। आप विदाउट पैकेज भेजकर ये चेक नहीं कर सकते कनेक्टेड है या नहीं, कुछ ना कुछ भेजना पड़ेगा। जब यहाँ पर भेजने वाली बात आती है नेटवर्क के अंदर, तो वो पैकेट्स ट्रांसफ़र होते हैं। तो इससे आप इसको भी आसानी से कर सकते थे, आइडिया लगा सकते थे। बाकी ये 3 माध्यम तो मैंने आपको बता ही दिया। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, तो जब एग्जामिनेशन हॉल में आप बैठते हैं तो एग्जामिनर के दृष्टिकोण से भी आपको समझना चाहिए, जिस लेवल का पेपर है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर जब पेपर वो सेट करता है तो उस पेपर सेट करने का माइंडसेट क्या हो सकता है, थोड़ा सा इसका भी आइडिया लगाकर अपन उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस चीज़ के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स के बारे में बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेशल इफेक्ट्स यूज टू इंट्रोड्यूस स्लाइड्स इन प्रेजेंटेशन आर कॉल्ड। तो जो स्पेशल इफेक्ट्स आते हैं इंट्रोड्यूस स्लाइड्स, तो इंट्रोड्यूस स्लाइड्स करने के लिए, मतलब स्लाइड को सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस करने के लिए कोई इफेक्ट अगर हम ले रहे हैं तो उसको अपन क्या कहते हैं, क्या हम उसे इफेक्ट कहते हैं, या कस्टम एनिमेशन कहते हैं, प्रेजेंट एनिमेशन कहते हैं। एनिमेशन का मतलब क्या होता है, ये एक ऐसी वर्ड है इसके अंदर कोई चीज़ मूवमेंट हो रहा है उसके लिए यूज़ में लिया जाता है। मतलब एनिमेशन अपन किसी ऑब्जेक्ट पर भी दे सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पर कह रहा है आपसे प्रेजेंटेशन को इंट्रोड्यूस करने के दौरान यहाँ पर स्पेशल इफेक्ट लेने को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ट्रांजिशंस उसको कहते हैं। ट्रांजिशंस होता है, मान लीजिए आप मूवमेंट करा रहे हैं, तो स्लाइड, हम नेक्स्ट स्लाइड को जब क्लिक करेंगे तो ऊपर से वो आए, नीचे से आए, लेफ्ट से आए, अलग अलग मूवमेंट होते हैं, वो तरीके होते हैं, वो ट्रांजिशंस होते हैं। ठीक है, जब एक कंप्यूटर के अंदर सब्जेक्ट होता है कंप्यूटर ग्राफिक्स, उसके अंदर किसी भी अवयव के ऊपर हम ट्रांजिशंस लगाते हैं, तो ट्रांजिशंस का मतलब है ये अवयव यहाँ तो था, बट इसके बाद में जब नेक्स्ट अवयव आएगा, अगर अपन इसकी बात करें प्रेजेंटेशन में, तो वो किस अनुरूप होएगा, उसका मतलब उसको प्रेजेंट करने का तरीका क्या होगा, क्या वो हम ऊपर से उसको मूव कराएं तो नीचे इस तरीके से आए, या फिर उनमें अलग अलग तरीके हो सकते हैं, उनको बोलते हैं ट्रांजिशंस। इफेक्ट्स तो एक नॉर्मल वर्ड है, यहाँ पर यूज़ में नहीं लिया जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नंबर ऑफ रोज इन MS एक्सेल इज इक्वल टू, एक नंबर ऑफ रोज की बात करें MS एक्सेल के अंदर कितनी होती है, 65,536 होती है। ये आपको याद ही करना होगा, एक इजी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। कुछ चीज़ें ऐसी होती है, कुछ समझने की बात होती है, कुछ कंसेप्ट उसके पीछे लगता है, बट आपको पूछ लिया कि MS एक्सेल में कितनी नंबर ऑफ रोज हो सकती है, तो 65,536 याद में रख लीजिएगा। MS एक्सेल 2019 वाले वर्जन में से पूछा है क्वेश्चन, एड्रेस ऑफ करंटली सेलेक्टेड सेल इज नोन एज इन, किसके अंदर दिखेगा, वो सेल के अंदर जो एड्रेस है वो दिखता है किसके अंदर, नेम बॉक्स के अंदर। जब आप किसी भी एक्सेल की शीट को खोलेंगे तो 2 चीज़ें होती है, आपको लेफ्ट साइड में यहाँ पर दिखेगा A5, या फिर कहें यहाँ पर आपको जो दिखता है वो फार्मूला, अगर अपन कुछ लगाते हैं तो फार्मूला बार ये होता है, उसके लेफ्ट साइड में जो लिखा रहता है A5, कहने का मतलब ए का तो वो कॉलम है और 5 यहाँ पर रो है। तो इस तरीके से अपन A5 A6 इस तरीके से जो लिखता है इसको अपन क्या बोलते हैं, नेम बॉक्स बोलते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। इन MS एक्सेल विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला विल गिव करंट सिस्टम डाटा, तो यहाँ पर डेट होगी, सॉरी डेट। ठीक है, तो करंट सिस्टम मतलब अभी सिस्टम की जो डेट है उसको दिखाने के लिए हम कौन से फार्मूले को यूज़ में लेते हैं एक्सेल के अंदर, तो वो फार्मूला होता है टुडे। डेट अगर अपन को यूज़ में लेनी है तो वो टुडे, और नाउ अपन लेते हैं वो टाइम लेते हैं। ठीक है, अब इसको देखिए नॉर्मली भी आप समझ जा सकते हैं कि भाई नाउ यानी क्या होता है, अभी होता है, और टुडे यानी होता है आज। डेट जो होगी करंट सिस्टम की, जो डेट होगी वो आज की दिनांक होती है। ठीक है, अभी का क्या होता है, टाइम होता है। तो यहाँ पर दिनांक के साथ में टाइम भी अगर आ रहा है तो उसके लिए यूज़ में ली जाती है नाउ, बट इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन का आंसर होगा टुडे। तो डेट है यहाँ पर, डेट नहीं है, तो ये अपन इसको करेक्ट करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एक्सेल 2019, वही 2019 पे फोकस है। इस कमांड को अगर अपन डालेंगे राइट यहाँ पर और इंडिया, तो इस तरीके से आप यहाँ पर देखिए डबल कोट है, ये सिंगल कोट नहीं है। इंडिया नाम का जो वर्ड है इसके दो लेटर को राइट साइड में, दो कैरेक्टर्स को ये प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो IA को प्रिंट करेगा, तो IA ऑप्शन सी के अंदर है। तो जिन्होंने भी IA किया है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन बात करें PDA की फुल फॉर्म होती है यहाँ पर पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। तो पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट इसका होता है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर देखिए पर्सनल डेटा अकाउंट नहीं है, डिजिटल असिस्टेंट होने की वजह से तो ये दोनों करेक्ट को अपन यहाँ पर हटा देंगे और डिजिटल को यूज़ में लेंगे, तो ऑप्शन डी ही करेक्ट बनता है। तो डेटा की वजह से तो ये फर्स्ट और थर्ड जो है वो हट जाएंगे और अकाउंट की वजह से सेकंड हट जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। वैसे भी आपको अगर डायरेक्टली पता है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है कॉन्केटिनेशन ऑफ टेक्स्ट कैन बी डन यूजिंग, तो किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है, उसके लिए M% का सिंबल यूज़ में लेते हैं हम टेक्स्ट को कॉन्केटिनेट मतलब जोड़ने के लिए। अपोस्ट्रोफी यहाँ पर यूज़ में ली जाती है। अगर मान लीजिए ये जो अपोस्ट्रोफी अपन लेते हैं वो एक्सेल के अंदर रहते हैं, एक्सेल के अंदर भाई बहुत सारी अपन ने मैथमेटिकल वो लिख दिया, इक्वेशन लिख दिया, अपन कहें डेटा लिख दिया कि भाई उसके अंदर बहुत सारे यहाँ पर अंक लिख दिए। अब उसके बाद में अगर मान लीजिए सेल से बड़ा होगा तो वो कुछ ई वगैरह में कन्वर्ट हो जाता है, उसको चेंज करना हो उसके लिए हम यहाँ पर अपोस्ट्रोफी लगा देते हैं। बट यहाँ पर आपको टेक्स्ट में कॉन्केटिनेशन के लिए यहाँ पर M% का सिंबल यूज़ में लिया जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। एक्सक्लेमेशन में मार्क्स या फिर हैश जो है वो यूज़ में नहीं लिया जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। BCC जो है कहाँ पर यूज़ में लिया जाता है, BCC जो है वो उसको बोलते हैं अपन कार्बन कॉपी, अपन यहाँ पर कह सकते हैं, ठीक है। तो ये जो कार्बन कॉपीज़ जो यूज़ में ली जाती है उसको ऑप्शन डी ईमेल के अंदर यूज़ में ली जाती है। वेब ब्राउज़र के बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं, सर्च इंजन के बारे में चर्चा कर चुके हैं, और यहाँ पर हाई लेवल लैंग्वेजेस जो है उसके बारे में जैसे C++, जावा वगैरह है, ये हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ईमेल के संदर्भ में जो होती है उसको अपन बोलते हैं कार्बन कॉपीज़। तो इस तरीके से अपन कहें ये टोटल 20 क्वेश्चंस जो है अपन ने देखे जो कि यूज़ में लिए गए हैं और राजस्थान के अंदर संगणक भर्ती के पेपर में आए थे। आगे वाली जो भी एग्ज़ाम्स हैं आपकी उसके अंदर 2019 वाले वर्जन जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, पावर पॉइंट है, 2019 पर फोकस कीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है जो इस पेपर को लिया है वो है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, ठीक है। और आने वाली एग्ज़ाम्स में अगर बात करें तो RSS भी जितने भी पेपर्स लेंगे उनके अंदर आपको कम से कम जो चेंजेस हो रहे हैं उनके अनुरूप आपको बढ़ना चाहिए, क्योंकि पेपर सेट करने वाले जिस डेजिग्नेशन पे बैठे होते हैं वो एक ही पेपर सेट करने के लिए नहीं बैठे होते हैं। नेक्स्ट फ्यूचर में जो भी एग्ज़ाम्स होंगी, कंप्यूटर क्वेश्चंस जो भी आएंगे उनमें देखेंगे आप किस तरीके से बदलाव हो रहे हैं। और यहाँ पर आपसे क्योंकि ज़्यादातर सिस्टम्स में क्यों यूज़ में लिया जा रहा है आजकल, पावर पॉइंट से इतने क्वेश्चंस क्यों पूछे जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कोविड के बाद में प्रेजेंटेशंस वगैरह हो गई है, डिपार्टमेंट डिजिटलाइज हो गए हैं, तो इस अनुरूप क्वेश्चन आना क्या है स्वाभाविक है। तो रिक्वायरमेंट को समझते हुए उसके आधार पर अपन को चेंजेस कर लेना अपने अंदर में ही, इसी को डेवलपमेंट बोलते हैं। तो इसी की वजह से अपन यहाँ पर इस पेपर को देखो कि किस तरीके से झुकाव है और टेक्नोलॉजी को यहाँ पर साथ में लेते हुए अपन यहाँ पर चल रहे हैं। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी और टॉपिक्स के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।